अभी तो इंट्रोडक्शन पढ़ाया ही नहीं है, इंट्रोडक्शन सिर्फ हुआ है फार्माकोलॉजी का, वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है। क्या क्या पढ़ाया है? रिसेप्टर के बारे में आपको बताया है, रिसेप्टर, ठीक है। इसके बाद क्या बताया है? डोजेज फॉर्म, डोजेज फॉर्म के बारे में बताया है। आज हम पढ़ेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। कम इन, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब बेसिक टर्म है किसके? फार्माकोलॉजी के। ये सब आपको आने चाहिए। सबसे पहले कौन सा है? सब हो गए। रिसेप्टर क्या होते हैं? आ जाओ। मार्कर कौन मांग रहा है? दीदा तो गया है मैम को मार्कर, जाओ देखो ऑफिस में होगा मार्कर। कौन सुना यार? हाथ है, जाओ ऑफिस। ठीक है, कौन सा है? रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, रूट मतलब क्या होता है? रूट मतलब रास्ता, ड्रग मतलब मेडिसिन, ड्रग मतलब मेडिसिन, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है? लेना, एडमिनिस्ट्रेट करना, यानी शरीर में पहुंचाना। मतलब यही बोल रहा है जो मेडिसिन होती है, मेडिसिन को हम लोग किस किस रास्ते से शरीर में पहुंचा सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं? रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जितनी भी मेडिसिन होती है, मेडिसिन कितने पार्ट में होती है भाई? क्लासिफिकेशन बताया था ना, क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म, क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म कितने पार्ट में होते हैं? नंबर 1 क्या था? एक बस लिखना शुरू कर रही हो, इसको बोलो सिर्फ। नंबर 1 क्या था? लिक्विड। फिर इसके बाद क्या था? सॉलिड। फिर इसके बाद कौन सा था? सेमी सॉलिड। एक आपका था गैसेस के फॉर्म में। लिक्विड में क्या क्या आते हैं? सिरप, सस्पेंशन, और क्या होते हैं? इमल्शन, सस्पेंशन है। सॉलिड में क्या है? टैबलेट, कैप्सूल, पिल्स, पाउडर। सेमी सॉलिड में क्या आते हैं? क्रीम, लोशन, लोशन, सही है? नहीं है? क्रीम, लोशन, और क्या है? ट्यूब, वही में आ जाएगा। गैसेस में जो आपके इंजेक्टर वगैरह होते हैं, ये आपके डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं? डोजेस फॉर्म होते हैं। इसी डोजेस फॉर्म को हम लोग कहाँ पे पहुंचाते हैं? अपने बॉडी के अंदर पहुंचाते हैं, अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, अपने बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। बात समझ में आई? क्यों करते हैं? बीमारी को ठीक करने के लिए, बीमारी से बचने के लिए, बीमारी से प्रिवेंट करवाने के लिए। बात समझ में? वही बचने के लिए, बीमारी को रोकने के लिए, बीमारी को ठीक करने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो आप देखो, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में जब हमने आपको बताया तो सबसे पहले कौन सा रूट है? सबसे पहले कौन सा रूट आएगा? रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। दवा को किस किस रूट से दिया जाता है? अभी यहाँ पे हमने बताया ना, दवा को किस किस रूट से अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं। तो कौन कौन सा रूट है जिसके थ्रू हम लोग दवा को अपने बॉडी में पहुंचा सकते हैं? नंबर 1 बताओ जी। ओरल, ओरल रूट, मुंह से दवा नहीं खाते हो
नहीं है। और किससे? दूसरा रूट क्या है? सॉरी, नंबर 1 क्या है? ओरल रूट। नंबर 2 क्या है? बताओ जी। नंबर 2 इंजेक्शन के थ्रू लेते हो, उसको किस नाम से जानते हैं? पैरेंटल रूट। कौन सा रूट है? पैरेंटल रूट। नंबर 3 क्या है? और दवा को किस किस रूट से लिया जाता है? पैरेंटल में आ जाएगा। हाँ, पैरेंटल। जो दवाएं इंजेक्शन के थ्रू चले, चाहे वो कोई भी इंजेक्शन हो, चाहे कैनुला हो, चाहे आईवी हो, चाहे इंट्रामस्कुलर हो, चाहे इंट्राडर्मल हो, कोई सा भी इंजेक्शन हो, किसमें आएगा? पैरेंटल में। इसके अलावा कौन सा है? टॉपिकल रूट। टॉपिकल मतलब कभी नहीं देखो क्रीम को लगा के हाथ में रगड़ देते हो, तो स्किन के थ्रू भी दवा बॉडी के अंदर पहुंचाई जाती है। कौन सा है? टॉपिकल रूट। इसके अलावा कौन कौन सा रूट है? नंबर 4 रेक्टम रूट। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े हो? डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है, इसके थ्रू भी दवा बॉडी में पहुंचाई जाती है। नंबर 3 क्या है? वेजाइनल रूट। हाँ जी, वेजाइना के थ्रू भी दवा को बॉडी में पहुंचाया जाता है। सबसे ज्यादा किसको प्रिवेंट करने के होता है? प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए वेजाइनल रूट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कॉपर टी देखे होंगे, कॉपर टी, ठीक है, इस शेप का रहता है। कॉपर टी इस शेप का रहता है। इसमें कॉपर का एल्युमिनियम, कॉपर का एक चैन मतलब कि चढ़ा रहता है, कॉपर का लेनिंग की जाती है। ये आपके वेजाइना में इंजेक्ट कर दिया जाता है। ये प्रेगनेंसी से बचाता है। किससे बचाता है? प्रेगनेंसी से। वेजाइना में क्या किया जाता है? ऐसे करके इंजेक्ट किया जाता है। वेजाइना का यही होता है ना, तो ऐसे ही इसमें क्या किया जाता है? इंजेक्ट कर दिया जाता है। ये शुक्राणु को ओवरी तक नहीं जाने देते हैं। शुक्राणु को कहाँ पे नहीं जाने देते हैं? ओवरी तक नहीं जाने देते हैं, तो उससे प्रिवेंट करवाने का काम करते हैं। मतलब कि वेजाइनल रूट सबसे ज्यादा प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए यूज होती है। ठीक है, और इसके बाद कौन सा है? और रूट बताओ जी, और कौन कौन से रूट हैं? बताइए, और कौन कौन से रूट हैं? अभी याद आएगा तो बता देंगे, ठीक है, हमको याद है। ऑक्सीजन, हाँ, जो एयर से दिया जाता है, ठीक है, और लंग्स में आ जाएगा। वो आपके एयर के थ्रू भी, गैसियस रूट के थ्रू भी हम लोग हाँ दवा को देते हैं। जैसे ऑक्सीजन वगैरह जो होते हैं वो किस फॉर्म में जाते हैं? गैसियस के फॉर्म में हमारे बॉडी में जाते हैं। मतलब एयर के थ्रू भी हम दवा अपने बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ओरल रूट। ओरल रूट क्या होते हैं? ओरल रूट बहुत ही लंबे रूट होते हैं। पहले तो दवा कहाँ पे जाएगी? माउथ में जाएगी, माउथ से स्टमक में जाएगी, स्टमक से जाने के बाद आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन से दवा कहाँ पे जाएगी? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन से दवा सीधा का सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन से दवा एब्जॉर्ब हो जाती है। एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है? कौन है? बात कराओ, कह रहे कि भी प्रशांत जी से मिला था। हाँ हाँ, कह रहे मेरा कौन सा कोर्स है, कौन सा मैम पढ़ा है। हाँ प्रशांत बोलिए। आप क्या हैं? कितना दिन से? अभी तो 3 दिन से फार्माकोलॉजी स्टार्ट किए हैं। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आप अपना सब्जेक्ट लिख के दीजिए ना। ऊपर मैम तो स्टार्ट किए हैं ह्यूमन एनाटॉमी। मैम को बोलो ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करें, ऊपर चल रही है। ठीक है, आप कौन है? आप प्रशांत है ना?
अभी जो हाल ही में आपका एडमिशन हुआ था ना, हाँ ठीक है। ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये डीएमएलटी में है और ओटी टेक्नीशियन में है, ठीक है। कल कल भी तो क्लास चली थी, आप जुड़ी नहीं थे। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बात कर रही हूँ। पकड़ो। हम्म? एक मिनट, आ रहे हैं जी। हाँ हाँ जो है, ये तो बिजी है खुद ही। जाओ ना, मैम से बोलो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करें। वो नहीं करता मुझे। तो उनको बोलो सर के पास आके सीखें। सर से बोले वो बोले बतला रहे हैं, गंदा जाने दो, हमें डिस्टर्ब कर। देख रहे हो कोई भाव दे रहे हैं हामी के पास। चलो सॉरी, सबसे पहले कौन सा है ओरल रूट। ओरल रूट से हम लोग क्या क्या लेते हैं, टैबलेट लेते हैं, कैप्सूल लेते हैं और क्या लेते हैं, पिल्स लेते हैं, ठीक है। टैबलेट कैप्सूल पिल्स पाउडर भी किससे दिया जाता है, ओरल रूट से। सिरप भी किससे दिया जाता है, ओरल रूट से। लिक्विड डोजेज फॉर्म, सॉलिड डोजेज फॉर्म किससे दिए जाते हैं, ओरल रूट से लिए जाते हैं। बात समझ में आई। लिक्विड डोजेज फॉर्म में इंजेक्शन वगैरह जो आएगा वो किसमें आएगा, पेरेंटल रूट में आ जाएगा आपका। वो आपके वेन्स के थ्रू, मसल्स के थ्रू, स्किन के थ्रू और किस बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं। तो जो टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, पिल्स हो गया, पाउडर हो गया, सिरप हो गया, ये सब ओरल रूट से लिए जाते हैं। याद रखना, ओरल रूट का जो इफेक्ट होता है, इफेक्ट जो होता है वो स्लो होता है। ओरल रूट का इफेक्ट स्लो देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इस टैबलेट को आप लेते हैं, ये टैबलेट माउथ में जाकर स्टमक में जाता है, तो ये छोटे छोटे पार्ट में क्या करता है, टूटता है, छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट होता है। फिर स्टमक फ्लूइड में क्या होता है, फ्लूइड मतलब कि स्टमक में जो पानी होता है उसमें क्या होता है, डिजॉल्व होता है। उसमें क्या होता है, डिजॉल्व होता है। डिजॉल्व होने के बाद ये दवा आती है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन। और आप जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन का काम होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका काम होता है, एब्जॉर्प्शन का। देखो, दवा प्रॉपर तरीके से घुल जाती है किसमें, स्टमक में। जब दवा स्टमक में घुल जाती है तो स्टमक से ही क्यों नहीं एब्जॉर्ब होती है। तो उसके लिए बहुत सारी थ्योरियां हैं, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बहुत सारी प्रोसेसेस होती है। हम सिर्फ आपको इतना बताएंगे कि स्टमक में जो होता है वो जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया, स्टमक का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, मतलब शॉर्ट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया लार्ज होता है। देख रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन इतने में फैली है और स्टमक का सरफेस एरिया सिर्फ इतना ही होता है। सरफेस एरिया क्या होते हैं, डेंसिटी, डेंसिटी सरफेस एरिया, समझ रहे हो। सरफेस एरिया जब ढेर सारी जगह मिलती है या फिर ढेर से पार्टिकल की जब साइजें बढ़ जाती है, हमारे ऑर्गन के साइजेस बढ़ जाती है, तो उसको उसके बीच का जो साइज होता है, जगह होती है, उसको सरफेस एरिया के नाम से जाना जाता है। सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होती है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसमें बिलाई पाई जाती है, इससे छोटे छोटे रोमेनुमा संरचना पाई जाती है जो एब्जॉर्प्शन करवाने का काम करती है। ठीक है, बात समझ में आई। और ये जो स्टमक होते हैं, स्टमक में जो दवा होती है डिजॉल्व तो हो जाती है, लेकिन इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। कारण क्या है, क्योंकि इसमें जो ये
सरफेस एरिया होता है ये छोटा होता है और इसमें जो बिलाई होती है वो कम पाई जाती है। सिर्फ और सिर्फ एसिडिक जो दवा होती है, एसिडिक इन नेचर जो दवा होती है वही स्टमक से एब्जॉर्ब होती है। क्यों? क्योंकि जो पीएच होता है स्टमक का वो क्या होता है, एसिडिक होता है और इसका जो पीएच होता है कि किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। अभी हम जब डाइजेशन पढ़ाए थे तो आपको बताए थे कि भोजन को डाइजेस्ट करने की बारी, भोजन का एब्जॉर्प्शन करवाने की बारी जब स्मॉल इंटेस्टाइन की आती है तो कहती है हम उसी फूड को एब्जॉर्ब करेंगे जिसका पीएच बेसिक नेचर का रहेगा। लेकिन स्टमक से जो खाना निकलता है वो एसिड नेचर का रहता है। तो काम आता है कौन? लीवर, जो पित्त का सिक्रीशन करता है, वो पित्त ही भोजन को डाइजेस्ट करता है और इसके स्मॉल इंटेस्टाइन के पीएच को बेसिक नेचर बना के रखता है। तो दवा एसिड इन नेचर आती है, एसिड नेचर के एसिड नेचर की आती है और एक किस नेचर की आती है, बेसिक नेचर की आती है। जो एसिडिक नेचर की होती है वो डिजॉल्व होती है आसानी से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक में, क्योंकि स्टमक का पीएच एसिडिक नेचर का होता है। बेसिक नेचर की जो दवा होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती है। देखो ये भी थ्योरी प्रॉपर तरीके से गलत नहीं मानी जाती, ये भी थ्योरी को गलत माना गया था। इस थ्योरी में जैसे कि जो पार्टीशन थ्योरी था, पार्टीशन दवा के पार्टीशन थ्योरी, दवा की एब्जॉर्प्शन की जो थ्योरी थी वो इसमें बहुत सारे लिमिटेशंस थे। क्या थे? लिमिटेशंस थे। मतलब ये भी एसिड बेस वाली थ्योरी भी को गलत मान दिया गया था, हद तक सही माना गया था, लेकिन यही निष्कर्ष नहीं निकलता है कि एसिडिक वाली दवा, जो एसिडिक नेचर की दवा है वो सिर्फ और सिर्फ स्टमक में एब्जॉर्ब होगी और जो बेसिक नेचर की दवा है वो सिर्फ इसमें एब्जॉर्ब होगी। ब्लड फ्लो भी डिपेंड करता है और बहुत टाइप के पार्टिकल साइज भी होते हैं, दवा के पार्टिकल साइज भी वो भी डिपेंड करते हैं। जैसे अगर दवा का पार्टिकल साइज लार्ज है तो डिसोल्यूशन होने में उसका लेट होगा। जब दवा का डिसोल्यूशन लेट होगा, जैसे मान लो अगर लार्ज पार्टिकल साइज है, क्या है, लार्ज पार्टिकल साइज है, तो इसका जो डिसोल्यूशन होता है, डिसोल्यूशन क्या होता है, लेट होता है। क्यों? क्योंकि ये छोटे छोटे पार्ट में भी नहीं टूटे होते हैं, बड़े, जैसे नमक ले लो, चीनी ले लो, नमक का पार्टिकल साइज छोटा होता है, उसका सरफेस एरिया कम होता है और चीनी का बड़ा होता है। दोनों को एक साथ पानी में घोल के देखना, देखोगे कि जो नमक रहेगा उसकी साइज छोटी छोटी रहेगी, वो जल्दी से डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन चीनी की साइज बड़ी बड़ी रहती है, वो लेट डिसॉल्व होता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है डिसोल्यूशन। अगर जिस दवा का डिसोल्यूशन रेट कम है उसका एब्जॉर्प्शन भी कम होगा, एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, कम ही होगा। जिस दवा का डिसोल्यूशन रेट हाई है उसका एब्जॉर्प्शन भी हाई होगा। या फिर अगर पार्टिकल साइज लार्ज है तो डिसोल्यूशन रेट कम होगा, एब्जॉर्प्शन भी कम होगा। अगर पार्टिकल साइज स्मॉल है तो डिसोल्यूशन रेट फास्ट होगा भाई, फास्ट होगा, और यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन भी होगा वो भी क्या होगा, फास्ट ही होगा। नहीं समझे? तो ड्रग के एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है ड्रग का डिसोल्यूशन रेट पे। जो दवा जितने जल्दी डिसॉल्व होगी उतने ही जल्दी घुलेगी। जो दवा, जिस दवा का पार्टिकल साइज स्मॉल होगा वो बहुत ही जल्दी डिसॉल्व होगी। जो दवा लार्ज पार्टिकल साइज की रहेगी वो थोड़ा सा लो एब्जॉर्ब होगी, लो डिसॉल्व होती है। ठीक है, तो हमारे ओरल जो होते हैं, ओरल रूट की जो दवा होती है, वो जो ओरल रूट की जो दवा होती है इसमें पहले दवा कहाँ, माउथ में जाती है, माउथ में जाने के बाद स्टमक में जाती है, फिर टूटती है, टूटने के बाद स्टमक फ्लूइड में डिसॉल्व होती है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में पहुंचती है। कब पहुंचती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होकर, मतलब उसको ब्लड में जाने से पहले इतने सारे पाथवों को फॉलो करना पड़ता है। इसलिए ओरल रूट का जो साइड ऑफ एक्शन होता है, मतलब कि जो इफेक्ट होता है वो थोड़ा सा लो देखने को मिलता है। कहते हैं ना, टेबलेट खाने के बाद कहते हैं आधे घंटे बाद एक्शन मिलेगा, 10 मिनट बाद एक्शन मिलेगा, 20 मिनट बाद एक्शन मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो जो टेबलेट होती है, ओरल रूट की जो दवा होती है, वो इतने सारे पाथवों को फॉलो करती है, इतने सारे पाथवों को फॉलो करती है, यानी हम बोल सकते हैं
ओरल रूट की जो दवा होती है वो पहले तो क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। पहले तो छोटे छोटे पार्ट में लार्ज पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? लार्ज पार्टिकल्स कन्वर्ट होते हैं किसमें? स्मॉल पार्टिकल्स में। ये लार्ज पार्टिकल है, लार्ज पार्टिकल कन्वर्ट होते हैं किसमें? स्मॉल पार्टिकल में। फिर इसके बाद इसका क्या होता है? डिजोल्यूशन प्रोसेस होती है, मतलब ये दवा डिजॉल्व होती है। कहाँ पे डिजॉल्व होती है? स्टमक फ्लूइड में ये दवा डिजॉल्व होती है, प्रॉपर तरीके से डिजॉल्व होती है। फिर इस दवा का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। इस दवा एब्जॉर्ब होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, फिर कहाँ पे पहुंचती है? ब्लड में पहुंचती है, यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है। सिस्टमिक सर्कुलेशन में दवा पहुंचती है। बात समझ में? ओरल रूट की दवा को इतने सारे पाथवे को फॉलो करना पड़ता है, इसलिए इसका एक्शन लेट देखने को मिलता है एज कंपेयर टू पेरेंटरल डोजेज फॉर्म। एज कंपेयर टू किसमें? पेरेंटरल डोजेज फॉर्म। और ओरल डोजेज फॉर्म में सबसे लेट अगर किसी का एक्शन देखने को मिलता है तो वो किसका होता है? टैबलेट का होता है। क्योंकि टैबलेट जो होते हैं, पहले टैबलेट बनते कैसे हैं? पहले तो टैबलेट ऐसे पाउडर फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? पाउडर फॉर्म में होते हैं, ढेर सारे। ठीक है, फिर इसको ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। टैबलेट को किसमें कन्वर्ट किया जाता है? ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। फिर इसको इस ग्रेन्यूल्स को पाउडर फॉर्म को किसमें कन्वर्ट किया जाता है? ग्रेन्यूल्स में। फिर ऐसे एक डिश होती है, इसमें भरा जाता है, ऊपर से पंचिंग मशीन आती है, इसमें पंच करके टैबलेट को एक शेप देने का काम करती है। ठीक है, टैबलेट को क्या देती है? एक शेप देती है, एक टैबलेट होता है। ये जो पार्टिकल्स आपस में जुड़ते हैं, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग का क्रिएशन होता है। ये पार्टिकल्स आपस में जुड़ते हैं, किसके थ्रू जुड़ते हैं? फोर्स के थ्रू जुड़ते हैं। फोर्स जब लगता है, ये सारे पार्टिकल्स में आपस में बॉन्ड बन जाता है। कब बनता है? केमिस्ट्री पढ़ोगे तब समझ में आएगा। ठीक है, दोनों पार्टिकल, सारे पार्टिकल आपस में बॉन्ड को फॉर्मेशन करके सारे पार्टिकल आपस में जुड़ के एक शेप लेते हैं, जिसको हम लोग टैबलेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये टैबलेट स्टमक में जाएगा, इसका पार्टिकल साइज क्या है? बड़ा है। इसका पार्टिकल साइज क्या है? बड़ा है। जब ये टैबलेट स्टमक में जाएगा तो छोटे छोटे पार्ट में क्या होगा? टूटेगा। टूटने के बाद ये डिजॉल्व होगा, डिजॉल्व होने के बाद तब जाके एब्जॉर्ब होगा, तब जाके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगा। लेकिन जो कैप्सूल होते हैं, इसीलिए इसका जो एक्शन होता है वो लेट देखने को मिलता है। लेकिन जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल जो होता है, ये फास्ट एक्शन देता है एज कंपेयर टू टैबलेट से। क्यों फास्ट एक्शन देता है? कैप्सूल देखिए, वो कैप्सूल दो टाइप के होते हैं। कैप्सूल कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं, प्रशांत ये क्या, कैप्सूल दो टाइप के होते हैं। एक होता है जिलेटिन कैप्सूल, एक होता है हार्ड कैप्सूल। टाइप्स ऑफ कैप्सूल। मेरे साथ एक जिलेटिन कैप्सूल होता है, जिलेटिन। एक हार्ड कैप्सूल होता है, इसका नाम फिर से आप लोग देख लीजिएगा, हार्ड कैप्सूल। जो जिलेटिन कैप्सूल होता है, ये अपने अंदर लिक्विड चीजों को कंटेन किया रहता है। जैसे विटामिन ई का कैप्सूल देखे हो, उसके अंदर लिक्विड चीज कंटेन रहती है। और जो हार्ड कैप्सूल्स होते हैं, वो उसमें एक होती है बॉडीज, ये क्या हो गई? बॉडीज। एक होती है कैप, एक होता है कैप, एक होती है बॉडी। इसके अंदर छोटे 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 ग्रेन्यूल्स भरे रहते हैं, या फिर छोटे ऐसे करके इसमें पाउडर भरे रहते हैं। क्या भरे रहते हैं? पाउडर भरे रहते हैं। दो टाइप के कैप्सूल आते हैं। ये पहले से छोटे पार्टिकल्स में होता है, कैप्सूल जो होता है पहले से छोटे पार्टिकल्स में होता है। इसको इस पार्टिकल्स को कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब कैप्सूल आपके पेट में जाता है, तुरंत कैप और बॉडी अलग होते हैं, पार्टिकल स्टमक फ्लूइड में जाता है, तुरंत डिसॉल्व हो जाता है। इसका जो डिसइंटीग्रेशन होता है, डिसइंटीग्रेटिंग मतलब क्या होता है? लार्ज पार्टिकल कन्वर्ट होते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में। तो इसमें हमारे पूरे के पूरे स्मॉल पार्टिकल्स हैं,
इसको कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका कहाँ से, सिर्फ डिसोल्यूशन प्रोसेस से स्टार्ट होता है, डिजॉल्व होता है, तुरंत एब्जॉर्ब होता है। तो इसीलिए जो कैप्सूल होता है वो फास्ट एक्शन देता है एज कंपेयर टू टैबलेट से। बात समझ में आई। अब इसके बाद ऐसे सब होते हैं, पिल्स भी होते हैं, जो जैसा होगा उसका एब्जॉर्प्शन वैसा होगा, डिपेंड करता है साइज वगैरह पे, ठीक है। फिर इसके बाद हमने बताया कौन सा रूट होता है, पैरेंटल। और हम जो ओरल रूट होती है, ओरल रूट की जो दवा होती है, इसकी बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, लो होती है, कम होती है। कितना होती है, 70% होती है। कारण क्या है, मतलब कि ये कम एक्शन देती है एज कंपेयर टू पैरेंटल डोजेज फॉर्म से। कारण क्या है कि हमारा जो लीवर होता है, लीवर बेस्ट प्रोडक्ट को बनाने का काम करता है। जैसे अभी हमने आपको 500 mg का टैबलेट दिया, 500 mg का टैबलेट दिया, ये 500 mg स्टमक में गया, स्टमक के पास लीवर के पास जाएगा, तो लीवर क्या करेगा, 500 mg में से 400 mg टैबलेट को सेफ रखेगा और 100 mg को बेस्ट प्रोडक्ट घोषित कर देगा, बेस्ट प्रोडक्ट बना के निकाल देता है। नहीं समझा? लीवर भोजन को डाइजेस्ट करता है, भोजन में जितने भी न्यूट्रिशंस रहते हैं उसको निकालता है, बेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करता है। तो ये टैबलेट को भी क्या करता है, टैबलेट के कुछ अमाउंट को बेस्ट प्रोडक्ट बना के बाहर निकाल देता है। जैसे कितना है, 500 mg की हमने आपको टैबलेट दिया, वो टैबलेट आप खाएं तो आपका जो लीवर है उस टैबलेट में से 100 mg निकाल के बाहर फेंक दिया, मतलब उसको बेस्ट प्रोडक्ट बना दिया। अब बचा ये 400 mg, ये 400 mg कहाँ पे जाती है, आपके ब्लड में जाती है। कहाँ पे जाती है, ब्लड में जाती है। तो यही क्या होता है, यही अपना एक्शन देता है। इसका एक्शन कम मिलता है, क्यों, क्योंकि इसकी 100 mg टैबलेट वेस्ट हो गई है और एक्चुअल अमाउंट ऑफ ड्रग रीच इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, वही क्या कहलाती है, एक दवा की बायोअवेलेबिलिटी कहलाती है। देखो अभी बायोअवेलेबिलिटी इसकी कितनी मिली, 70% मिली। कितना मिला, 70%। क्यों 70%? क्योंकि इसका 100 mg दवा वेस्ट हो गई है, 100 mg वेस्ट हो गई, 500 mg ब्लड में पहुंचा ही नहीं। जैसे हमारे बॉडी के पूरे डिजीज को ठीक करने के लिए 500 mg की टैबलेट चाहिए, या हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए पूरे के पूरे रिक्वायरमेंट कितनी है, 500 mg में, ठीक है। अब वो 500 mg आप ओरल से लिए, उस 500 mg में से 100 mg वेस्ट हो गया, लीवर खराब करके निकाल दिया। जाएगा कितना है आपके साइड ऑफ एक्शन पे, या फिर ब्लड में कितना पहुंचेगा दवा, 400 mg पहुंचेगा। क्या बीमारी को ठीक होने के लिए प्रॉपर अमाउंट में दवा मिली, नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, क्योंकि लीवर जो है वो 100 mg निकाल दिया, इसलिए इसका बायोअवेलेबिलिटी कम मिलता है एज कंपेयर टू टैबलेट से, ठीक है। और देखो इसके अलावा बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, बड़े ध्यान से समझना, सब में दिया है बायोअवेलेबिलिटी। जैसे अभी हमने आपको बताया कि 100 mg में से 500 mg का दवा खाए, उस 500 mg में से 100 mg लीवर खराब कर दिया, बचा कितना, 400 mg। तो ये जो 400 mg होती है, ये कहाँ पे पहुंचती है, ब्लड में पहुंचती है। तो यही 400 mg एक दवा का बायोअवेलेबिलिटी कहलाती है, जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग रीच इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। नहीं समझा? जितना दवा खराब होके मतलब कि लीवर खराब कर देती, स्मॉल इंटेस्टाइन से सब कुछ खराब हो गया, हर जगह से खराब हो गए, जितने अमाउंट में पहुंचेगी ब्लड में, वही एक दवा की बायोअवेलेबिलिटी कहलाती है। तुम्हारी कैपेसिटी है, तुम एक थाली खाना खाती हो, तुमको सिर्फ कितनू सा भी खाना दे तो खाओ, पेट भरेगा। तुम्हारी कैपेसिटी है, तुम 5 रोटी में तुम्हारा पेट भरेगा, 3 रोटी दे पेट भरेगा नहीं, क्यों नहीं भरेगा। वैसे हमारे डिजीज का भी कैपेसिटी है, वो ठान के रखती है कि हम 500 mg से ही ठीक होंगे। अब तुमको मिल रहा है कितना, 400 mg, बीमारी ठीक होगी, नहीं ठीक होगी। लेकिन बीमारी को कंट्रोल किया जाता है, फिर mg का डोज बढ़ाया जाता है, धीरे धीरे टैबलेट जाते हैं, टैबलेट भी बीमारी को ठीक करती है, लेकिन इसकी जो बायोअवेलेबिलिटी रहती है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि लीवर कुछ अमाउंट में ड्रग को वेस्ट बना देता है। समझ में आया? अब इसके बाद आता है पैरेंटल डोजेज फॉर्म। पैरेंटल रूट, पैरेंटल रूट, ओरल रूट क्या होता है, ऐसा रूट जब हम दवा को ओरली रूट से एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, मतलब ओरल रूट। ओरल रूट का डिफिनेशन बताया, मतलब देखो ओरल रूट
अंदर इंजेक्ट करते हैं तो उसे ओरल रूट के नाम से जानते हैं। पैरेंटल रूट, जब हम दवा को इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में डालते हैं तो उसको पैरेंटल रूट के नाम से जानते हैं। अब इसमें बहुत सारे पैरेंटल रूट होते हैं। सबसे पहले होता है आईवी, फिर होता है आईएम, फिर होता है सबक्यूटेनियस, फिर होता है इंट्राडर्मल। आईवी, इंट्रावेनस, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल। कुत्ते की सुई किसको किसको लगी है? डॉगी काटा है? रेबीज की सुई होती है ना? होता है? किसके थ्रू लगता है? इंट्राडर्मल। स्किन को उठा के लगाते हैं ऐसे, एकदम सबसे ऊपरी वाले में लगते हैं। उसकी सिरिंज बहुत पतली होती है। कितने पतली सिरिंज होती, कितने एमएल की आती है? 30 एमएल की, उससे भी पतली होती है, एकदम इतनी पतली होती है, इतना पतला सिरिंज होता है। हाँ, 1 ml का 2 ml का ऐसा कुछ आता है। वो किसमें लगता है? वो स्किन की सबसे ऊपरी वाली लेयर में लगती है, डर्मिस में बिजली वाली लेयर में लगती है, डर्मिस। हमारी स्किन की कितनी लेयर होती है? 3 लेयर होती है भाई। हमारी जो स्किन होती है वो 3 लेयरों से मिलकर बनी होती है। जो सबसे ऊपर होती है उसको क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। नीचे वाली क्या होती है? डर्मिस। ये क्या होती है? सबक्यूटेनियस। देखो, एपिडर्मिस में कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं रहती है। एपिडर्मिस में कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं रहती है। ये 5 लेयर से मिलकर बनी होती है, 5 लेयर से मिलकर बनी होती है। जब स्किन पर आएंगे तब आपको बताएंगे। जो हमको ऊपर से विजिबल हो रही हैं, जो हमको दिख रही हैं, वो कौन सी लेयर है? एपिडर्मिस है। के अंदर भी जाएंगे तो एक आपकी और एक लेयर आती है, उसको क्या बोलते हैं, नाम नहीं याद आ रहा है। सिर्फ इतना जानो, अभी 3 ही लेयरों का नाम आपके लिए कंपल्सरी है। स्किन जो होती है 3 लेयरों से मिलकर बनी होती है। एपिडर्मिस सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, वो भी 5 लेयर से मिलकर बनी होती है। ये कहाँ-कहाँ पे पाई जाती है? जहाँ पे मोटी चीज होती है, जैसे कि पैर का तलवे, हाथ का तलवे, इसमें ना एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है? ट्रांसपेरेंट। तभी देखो हाथ में ब्लड को देखा जा सकता है, पैर से ब्लड को देखा जाता है। आपकी जो पुतलियां होती है वहां पे भी ब्लड देखे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे इस 5 लेयरों में से एक लेयर ट्रांसपेरेंट होती है जो ब्लड को दिखाने का काम करती है। यहाँ से ब्लड को देख लो, नहीं दिखेगा क्योंकि वहां पे ट्रांसपेरेंट है ही नहीं। बात समझ में आई? ट्रांसपेरेंट ब्लड जो हमको दिखता है किस लेयर के थ्रू दिखता है? ट्रांसपेरेंट। क्योंकि एपिडर्मिस 5 लेयर से मिलकर बनी होती है। इस 5 लेयर में से एक लेयर होती है जो कि ट्रांसपेरेंट होती है, इसलिए हम लोग ब्लड को आर पार करके देख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई इतना? फिर इसके बाद जो स्किन होती है 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी होती है? एपिडर्मिस होती है, डर्मिस होती है, सबक्यूटेनियस होती है। एपिडर्मिस सबसे ऊपर वाली रहती है, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती है। एपिडर्मिस में ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती है, डर्मिस में ब्लड वेसल्स होती है। तब एपिडर्मिस में क्या होता है? एपिडर्मिस में हेयर फॉलिकल होती है। क्या होते हैं? हेयर फॉलिकल होते हैं, रोए होते हैं। स्वीट को निकालने के लिए, स्वीट ग्लैंड होती है, लेकिन वो ग्लैंड इससे अटैच होती है। एपिडर्मिस में क्या क्या पाया जाता है? हेयर फॉलिकल पाए जाते हैं। बात समझ में आई? जो डर्मिस होती है, डर्मिस में ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं और डर्मिस के थ्रू, डर्मिस में ही ब्लड वेसल्स होती है, इसलिए डर्मिस में इंजेक्शन लगता है ताकि वो डायरेक्टली कहाँ पे जाए? ब्लड में जाए। एपिडर्मिस में क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वहां पे कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती है। डर्मिस में ब्लड वेसल्स पाई जाती है, प्रॉपर तरीके से नहीं पाई जाती है, लेकिन ब्लड वेसल्स होती हैं। लेकिन जो सबक्यूटेनियस रहता है इसमें ब्लड वेसल्स प्रॉपर तरीके से पाई जाती है। बात समझ में आई? तो 2 इंजेक्शन पैरेंथ्रम के ऐसे होते हैं जो डर्मिस में लगते हैं और सबक्यूटेनियस में लगते हैं। एपिडर्मिस में नहीं लगते हैं, लेकिन एपिडर्मिस के थ्रू भी दवा बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराई जाती है।
कब आएगा? टॉपिकल रूट में आएगा। जब हम आपको टॉपिकल रूट बताएंगे उसमें आएगा। उस टॉपिकल रूट जैसे क्रीम हो गया, लोशन हो गया, स्प्रे हो गया, एनाल्जेसिक स्प्रे, चोट वोट लग जाती है तो मार देते, कहाँ पे मारते हैं? स्किन के सबसे ऊपरी वाले में मारते हैं। उसको कुछ देर तक मसाज करते हैं ताकि दवा कहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाए। वो दवा एब्जॉर्ब होकर स्किन के थ्रू किसमें आती है? डर्मिस में। डर्मिस में जैसे ही दवा पहुंचती है तुरंत ब्लड वेसल्स में चली जाती है। बात समझ में? उसका एक्शन लेयर देखने को मिलता है क्योंकि इसके बीच में बहुत सारी ऐसे और लेयरें होती हैं। एपिडर्मिस सबसे मोटी लेयर होती है। बात समझ में आया? इतनी बात समझ में आई? तो जो सबक्यूटेनियस की जो होती है, इसमें कौन सा इंजेक्शन है? इंसुलिन। इंसुलिन का जो इंजेक्शन है वो क्या करते हैं? ऐसे स्किन को उठा देते हैं, उठा के एपिडर्मिस में लगाते हैं। किसमें लगाते हैं? सबक्यूटेनियस में लगाते हैं। सबक्यूटेनियस स्किन की लास्ट वाली लेयर होती है और जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होता है स्किन के सबसे लास्ट वाली लेयर पे लगता है। इस लेयर को हाइपोडर्मिस के नाम से भी जानते हैं। हाइपोडर्मिस के नाम से भी जानते हैं। इसमें प्रॉपर तरीके से ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। बात समझ में आया? दो इंजेक्शन समझ में आया। इंट्राडर्मल किसमें लगता है? डर्मिस वाले लेयर में लगता है। कौन सा? जो रेबिस का इंजेक्शन होता है, कुत्ता वगैरह काट लेता है तो किसमें लगता है? इंट्राडर्मल में रहता है। एकदम ऊपर से ही लगाते हैं, सिर्फ थोड़े अमाउंट में स्किन के अंदर जाना चाहिए। ठीक है? सबक्यूटेनियस स्किन के लास्ट वाले लेयर में लगती है। जैसे इंसुलिन, इंसुलिन का इंजेक्शन इंसुलिन के जो पेशेंट होते हैं वो खुद से लगा लेते हैं ना जी। और पेट के ऐसे स्किन को उठा के उसे लगा देते हैं। पेनक्रियाज के पास लगती है, पेनक्रियाज के पास उठाकर ऐसे लगा देते हैं। बात समझ में आई? फिर इसके बाद आपका कौन सा आता है? इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो कहाँ पे लगते हैं? मसल्स में लगते हैं। किसमें लगते हैं? मसल्स में। स्किन की बात क्या आती है? मसल्स। स्किन की बात क्या आती है? मसल्स आती है, उसमें लगते हैं। कितने एंगल पे लगते हैं? 19 एंगल पे लगते हैं। 90 एंगल के सेंटर पे लगते हैं। एंगल की क्या होता है? 90 डिग्री के सेंटर पे लगते हैं, एकदम सीधा। ये हाथ है, हाथ है, ऐसे सीधा किए रहो इंजेक्शन। तो ये दोनों का जो कोण बन रहा है 90, यही होता है ना 90 एंगल पे। तो ये दोनों का जो कोण है वो कितने पर है? 90 एंगल पर है। और जो इंट्रावेनस होता है ये मेरे साथ 25 एंगल पे लगता है, एकदम ऐसे। ये नस है, नस के एकदम ऐसे लगता है, 25 एंगल पे लगता है। 45 एंगल पे कौन लगता है? थोड़ा सा उठा के लगता है। थोड़ा सा क्या होता है? उठा के लगता है। देखो नस में लगाने के लिए सबसे कम एंगल पे जो इंजेक्शन लगता है वो नस वाला लगता है। वैसे भी यही से लगाते हैं एकदम पास में, तो कितना लग रहा है? एंगल कम हो रहा है। सबसे ज्यादा एंगल पे कौन लगता है? मसल्स पर लगता है। अच्छा हाँ, सबसे ज्यादा इंजेक्शन यही यूज होता है, आईवी का और आईएम का सबसे ज्यादा। देखो आपका इंजेक्शन सही लगा है या गलत लगा है इसका पहचान करने की सिर्फ एक ही चीज है। जैसे इंट्रावेनस का इंजेक्शन अगर आप किसी को दे रहे हैं तो जब इंजेक्शन लगा रहे हैं थोड़ा सा पुश करके खींच देना चाहिए। अगर उसमें ब्लड आ गया तो वो इंजेक्शन आपका सही माना जाएगा। ब्लड आ गया तो सही माना जाएगा। किसमें? इंट्रावेनस में। अब मसल्स में जब लगा रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा सा पुश करके देख लेना चाहिए। अगर ब्लड नहीं आया तब वो इंजेक्शन सही माना जाता है। ये पहचान होती है। ब्लड आ गया तो मसल्स का इंजेक्शन गलत माना जाएगा, अगर ब्लड नहीं आया तो इंट्रामस्कुलर का इंजेक्शन सही माना जाता है। बात समझ में आई? एकदम अच्छे समझ में आया। ये होती है पहचान दोनों का। अगर इंट्रावेनस इंजेक्शन आप लगा रहे हैं ब्लड नहीं आया तो वहां पे सूजने लगता है। यहाँ से स्किन क्या होती है? सूजने लगती है, बहुत भयानक दर्द होता है क्योंकि वो जो दवा होती है वो पास ही नहीं होती है वेन्स में। वेन्स में कब पास होगी? जब वेन्स के इंजेक्शन में ब्लड आएगा तभी तो आपको पता चलेगा कि ये इंजेक्शन डायरेक्टली हमारे वेन्स में गया। बात समझ में आया? दोनों में डिफरेंस क्या है? इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में ब्लड नहीं आना चाहिए लेकिन इंट्रावेनस में ब्लड आना चाहिए। इंट्रामस्कुलर में नहीं आना चाहिए, इंट्रावेनस में आना चाहिए। ये पहचान होती है। आप देखो
इंट्रामस्कुलर का जो एकदम लीफ देते हैं, इंट्रामस्कुलर का जो इंजेक्शन होता है, इंट्रामस्कुलर ये कहाँ पे दिया जाता है? मसल्स में दिया जाता है, मसल्स में दिया जाता है। वो दवा रीच होकर किसमें जाती है? ब्लड में पहुंचती है। सबसे ज्यादा आईवी का सबसे ज्यादा ये जो आईएम मतलब इंट्रावेनस जो होती है, इसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है, मतलब ये दवा 100% रिस्पॉन्स देती है। क्यों देती है? क्योंकि इसका जो दवा होता है वो डायरेक्टली कहाँ पे जाता है? वेन्स में जाता है। अगर 500 mg का इंजेक्शन है, 50 mg या फिर 500 mg का इंजेक्शन है, तो अगर इंजेक्शन में भर दिया गया वो इंजेक्शन, जो सिरिंज होती है, इंजेक्शन को सिरिंज में भर दिया गया, वो 500 का 500 mg आप ब्लड में चढ़ाएंगे, तो यहाँ पे जो दवा का डोज होता है वो 100% किसमें जाता है? ब्लड में जाता है। जब दवा 100% ब्लड में पहुंच भी गई तो 100% अपने साइट ऑफ एक्शन पे भी पहुंच ही जाएगी। ठीक है, तो जो आईएम वाले होते हैं, आईएम इसकी बायो अवेलेबिलिटी जो होती है कितना होती है? 100% होती है। सबसे ज्यादा और सबसे फास्ट एक्शन देता है। सबसे ज्यादा रिस्पांस किसका मिलता है? आईएम का मिलता है, आईवी का मिलता है। और सबसे जल्दी फायदा कौन देता है? आईएम। इमरजेंसी केसेस चले जाओ, 4 दिन से उठ बैठ नहीं पा रहे हो, बहुत इतना बुखार है, डॉक्टर नहीं देगा कि तुम टैबलेट खाओ, डॉक्टर जानता है टैबलेट देंगे तो 2 दिन का और मेहमान है, डॉक्टर क्या लगाएगा? आईएम लगाए, आईवी लगाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है इसको तुरंत रिस्पांस चाहिए, और जब आपको तुरंत रिस्पांस चाहिए होता है तो किसका यूज करते हैं? आईवी का। इमरजेंसी केसेस में यूज। अच्छा, इसका साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट जितना जल्दी साइड इफेक्ट देता है, जितना जल्दी इफेक्ट देता है, सॉरी, जितना जल्दी इफेक्ट देता है, इफेक्ट उतना ही जल्दी साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है। कभी कभी देखते हो पेशेंट को इंजेक्शन लगा देते, बेहोशी के कंडीशन में आ जाते हैं, आंखें ओंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, चक्कर आने लगता है, वोमिटिंग आने लगता है। टाइफाइड का इंजेक्शन लगा है, वो यहाँ से चढ़ता रहता है और वोमिटिंग आने 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 वाली होती है। तो जो वोमिटिंग आती है वो क्या होता है? एक दवा का साइड एक्शन होता है, मतलब साइड इफेक्ट होता है। जितना जल्दी इफेक्ट देता है उतना ही जल्दी साइड इफेक्ट भी देता है। इंजेक्शन आईवी अगर किसी को लग गया तो औरतें बेहोश हो जाती है, लड़कियां भी कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती है। क्यों? वो एक दवा का साइड इफेक्ट होता है, कुछ समय में खत्म हो जाता है, हमेशा नहीं रहता है लेकिन कुछ समय में खत्म हो जाता है। तो ये था ओरल रूट, सॉरी पैरेंटल रूट। पैरेंटल रूट में कौन कौन से आते हैं? हाँ हाँ हो गया, चल नहीं रहा है, चल रहा, रुक जाओ, अभी चल रहा है, 10 मिनट और लेंगे, ठीक है? रुको जी, ये कौन कौन से हैं? पैरेंटल रूट में कौन कौन से हैं? इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जाना गूगल पे सर्च करना, क्या टॉपिक लिखो, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये टॉपिक है। इसमें सारे रूट के बारे में आपको बता दिया जाएगा, कौन कौन से रूट होते हैं, किस किस रूट से दवा को बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। बात समझ में आई? फिर इसके बाद कौन सा आता है? टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट क्या होते हैं? जैसे क्रीम हो गया, लोशन हो गया, स्प्रे हो गया। टॉपिकल रूट में क्या क्या आता है? क्रीम हो गया, क्रीम में आपकी एंटी फंगल क्रीम आती है, एंटीबैक्टीरियल क्रीम आती है, जो कहाँ पे लगाई जाती है? स्किन के ऊपर लगा दी जाती है। तो टॉपिकल रूट में ऐसी दवा आती है जो स्किन के ऊपर लगा दी जाती है। तो जो दवा स्किन के थ्रू बॉडी में इंजेक्ट किया जाए उसको टॉपिकल रूट के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई? वेजाइनल रूट क्या होते हैं? वेजाइनल रूट जब दवा को वेजाइनल रूट के थ्रू बॉडी में पहुंचाया जाए तो उसको वेजाइनल रूट के नाम से जानते हैं। रेक्टल रूट जब दवा को रेक्टल रूट के थ्रू बॉडी के अंदर पहुंचाया जाए, रेक्टम के थ्रू बॉडी के अंदर पहुंचाया जाए तो उसे रेक्टम रूट के नाम से जानते हैं। नोजन कैविटी, रेक्टम मतलब डाइजेस्टिव नहीं पढ़ी हो जी, डाइजेशन ऑर्गन भुला रही हो, मारेंगे तो ठीक हो जाओगा, ठीक हो जाओगे, हो जाओगा नहीं। इसमें होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है?
ये होता है, ये क्या है? माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन, ये क्या है? रेक्टम, ये क्या है? एनस। हाँ, रेक्टम और एनस के थ्रू भी दवा बॉडी को क्या दोनों रूट से पहुंचाई जाती है। पहले आप जानो कि एनस के थ्रू भी दवा बॉडी में पहुंचाई जाती है, ठीक है? रेक्टम के थ्रू, एनस के नहीं, रेक्टम के थ्रू दवा को कहाँ पे पहुंचाया जाता है? रेक्टम में पहुंचाया जाता है। बात समझ में आई? इसके थ्रू भी दवा, ऑर्गन भूलो, इसीलिए हम तोड़ तोड़ के पढ़ाते हैं फार्माकोलॉजी। एक एक ह्यूमन एनाटॉमी हम इतना तोड़ के पढ़ाते हैं ना, कब कैसे पता चलेगा? जब हम आपको दवा के बारे में बताएंगे ना, हम ऑर्गन पे ही बताएंगे। अभी देखो समझ में आया? अगर पढ़े होते सब अच्छे से, अभी हम बोलते रेक्टम रूट समझ में आ गया, अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है रेक्टम। ज्यादा चीज बच्ची करने का हुआ, अगर नहीं पढ़ाया होते तो माउथ होता है, इसोफेगस होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। समझ में आया सबको? तो आज ये रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आप लोग पढ़ के आइएगा। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आया है, आप लोग कमेंट कर, मतलब ऑनलाइन कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग डाउट जो होते हैं उसको लिख कर लेकर आइएगा, ठीक है? पूछिएगा। डाउट कब पता चलेगा? जब आप पढ़ेंगे। अभी हमने रूट के बहुत सारे ऑर्गन्स के बारे में नहीं बताया, बहुत सारे रूट के बारे में नहीं बताया। आप जब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो उसमें साथ साथ लिखा रहेगा, ठीक है? हम समझा दिए हैं, पढ़ने में आपको बहुत ही इजी रहेगा। आप लोग पढ़िएगा, कोई भी गलती रहेगी तो आप हमसे बताइएगा, हम बताएंगे, ठीक है?